अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कभी कभी एहसास होता है कि ये तरक्की का नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है। क्योंकि इस एरा को कहा जाता था कि जनाब ये साइबर वॉरफेयर का एरा है, और इसमें हमने देखा कि 10 मई 2025 जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को इस मैदान में शिकस्त दी, दुनिया ने उसे देखा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जनाब 2027 में जो एआई है उसके एक बहुत बड़ा हथियार होगा वॉरफेयर का। एआई जो है वो बहुत बड़ा हथियार होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये टाइमलाइन 2027 की थी, लेकिन ये 2025 में ही हो चुका है। और ख़बर है कि एंथ्रोपिक, जो कि दुनिया की बड़ी एआई कंपनीज में से एक कंपनी है, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट शाया की है और उसने कंफर्म किया है कि दुनिया के सबसे पहले एआई ड्रिवन साइबर अटैक की तफसीलात उसने शाया की हैं, जिसमें उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात में हैकर्स ने क्लाउड को इस्तेमाल किया और दुनिया के 30 हाई वैल्यू टारगेट जो है इसमें इसका निशाना बने, जिसमें टेक जाइंट्स भी थे, जिसमें बैंक्स भी हैं, जिसमें केमिकल कंपनीज भी हैं और जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी शामिल हैं जिनका डेटा ब्रीच हुआ। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब 70 to 80 बल्कि 90% तक, मोर देन 90% काम जो है ये एआई जो है इसका रोल रहा, बल्कि सिर्फ 5 या 6 ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, बाकी सारा का सारा काम जो है वो एआई ने इसमें किया है। ये सारे डेटा चोरी और उसके बाद जो भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ये एक खबर ज़ाहिर की पूरी दुनिया के लिए एक बहुत तशवीशनाक। और उसके बाद दूसरी खबर जो और अहम है पाकिस्तान के हवाले से, वो है कैस्पर स्पाई, जो कि एक एंटीवायरस कंपनी है। उसने अपनी रिपोर्ट शाया की और उसका ये कहना है कि 2025 में पिछले 9 माह के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं उनके ऊपर 53 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं। इन 53 लाख साइबर अटैक्स में 27% पाकिस्तानी सार्फिन जो है वो मैलवेयर हमलों का शिकार हुए, 24% इंडिविजुअल्स, और इसके अलावा जो हमारे जो 24% हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको ये ख़तरा लाहक है। इनको किस तरह से रोका जाएगा, हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है, हमारी साइबर सिक्योरिटी कहाँ पर खड़ी है और पूरी दुनिया की साइबर का जो निज़ाम है इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आज इस अहम तरीन इशू को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश होगी कि हम आम नाजरीन, आम सार्फिन तक उनकी ज़ुबान में, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स के अंदर जाएँ, हम आम आसान अल्फाज में आवाम को समझाने की कोशिश करेंगे कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से जो है वो महफूज रहना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपके कारोबार और आपकी ज़ाती मालूमात जो है वो महफूज रहें। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन AAAI यानी एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एआई इंटेलिजेंस। गो के इसके लिए शायद अब मैं समझता हूँ किसी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, एआई खुद अपने आप को बड़ा एडवांस उसमें लेकर जा रहा है। बहरहाल मोहम्मद ताहिर अशरफ साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद आबिद साहब ने, आप भी IT एक्सपर्ट हैं और नया टेल से आपका ताल्लुक़ है। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन किया चौधरी काशिफ तालिब ने, आप भी IT की दुनिया में एक बड़ा नाम। और उससे पहले, प्रोग्राम में जाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं, वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जनाब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब जो है इसका भी जो डेटा काफ़ी बुरी तरह से ब्रीच हुआ है। पहले तो चौधरी काशिफ तालिब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये न्यूज़ ज़रा मुझे कंफर्म करें, क्या ये खबर इस वक्त सामने आई है, फिर हम रेगुलर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब, एक बीस्ट रैंसमवेयर का ग्रुप है जिसने ये खबर ब्रेक की है 10 नवंबर पे कि उन्होंने 900 GB ऑफ डाटा जो है वो रैंसम किया है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का। सो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, दैट बिकॉज द डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्रिमिनल्स का और उससे रिलेटेड बहुत सारा डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वहाँ पे इनके डाटा सेंटर में था। तो इसकी ब्रीच जो है ये काफ़ी जो सवालिया निशान उठा रही है कि पाकिस्तान की जो बहुत क्रिटिकल सर्वर्स हैं उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं।
ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, ज़रा इसके ऊपर मैं डिटेल में भी बात करूंगा जी। पहले तो अशरफ साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो एंथ्रोपिक की रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, पहले तो ये हमें बताइएगा ज़रा। बेसिकली एंथ्रोपिक जो है उसका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है क्लाउड 25 जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी एग्जैक्टली। 25 सितंबर को उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट में बताया है कि हैकर्स ने एआई को यूज़ करते हुए 30-35 कंपनीज जो कि बहुत हाई टेक और बहुत मशहूर कंपनीज हैं या बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट की हों, उनको हैक किया। बेसिकली ये अवेयरनेस की रिपोर्ट है, 30 लोगों को नहीं करा है। क्लाउड को यूज़ करते हुए मेरे ख्याल में इस साल 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है एआई ने हैक किया होगा। ये रिपोर्ट बताने का मकसद था अवेयरनेस लाना है, क्लाउड को यूज़ किया जा रहा है हैकिंग के लिए, क्लाउड को यूज़ किया जा रहा है एआई के लिए। इस रिपोर्ट जो पेरेंट कंपनी है वो खुद रिपोर्ट कर रही है, बता रही है, डिस्क्लेमर दे रही है एक तरीके से कि जनाब हमारा इतनी क्लाउड, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हैकर्स भी यूज़ कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनीज और इतने बड़े जायंट्स को हैक कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो ख़ास बात वो ये है कि ये पूरा जो हैकिंग का पैटर्न है, ये पैटर्न पूरा एआई ने प्लान किया है, एआई ने एग्जीक्यूट किया है, एआई ने हैक किया है और एआई ने सारा डेटा निकाल के दिया है। नॉर्मली क्या होता था, पहले ह्यूमन की जो है बहुत एक्सेस चाहिए होती थी एआई के लिए, हम लोग प्लान करते थे, हैकर्स को प्लान करना पड़ता था, लोगों को टारगेट करना पड़ता था, ये सारा एआई ने करा है। यानी कि आप ये समझ लें कि अब जो बंदा जिसको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, जिसको लैपटॉप में ब्राउजिंग करनी नहीं आती, वो भी हैकर बन जाएगा इन क्लाउड और इन चैट जीपीटी ओपन एआई की वजह से। वो मेलवेयर लिख सकते हैं, वो रैंसमवेयर लिख सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो इसी को अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये क्लाउड ने एक रिपोर्ट दी है। ओके, तो इस रिपोर्ट का असर क्या देख रहे हैं आप? इस रिपोर्ट का असर ये है, क्लाउड तो एक समझ लें कि बहुत एक मुनज़्ज़म जो है कि नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि अपनी जो है कीज़ देता है, बेसिकली डायरेक्ट पूरी एक्सेस नहीं देता। क्लाउड के अलावा जो आप सोचें डीप सीक है या जितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि उनका कितना यूज़ हो रहा है, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये क्लाउड बेसिकली बताना चाह रहा है कि अगर आप लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अपने दिमाग में ये भी रखें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ये आपको हैक करने के लिए या आपके सिस्टम को हैक करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। डीप सीक से भी हो सकता है? डीप सीक तो इस वक्त टॉप में। आपको मैं बताऊं, अभी रैंसमवेयर की बात हो रही थी, काशी भाई बता रहे थे, रैंसमवेयर के बाकायदा सॉफ्टवेयर $100 से $200 में डार्क वेब में बने हुए डीप सीक के बिक रहे हैं। यानी कि ये जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी जो हैक हुआ है 900 GB का डेटा, ये हैक करने के लिए कोई बहुत एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। यू कैन बाय दो सॉफ्टवेयर एंड यू कैन रन इट। ठीक है, तो उसमें सारा डीप सीक यूज़ हो रहा है। क्योंकि डीप सीक ऐसी कोई आप समझते हैं कि वो भी कोई डिस्क्लेमर दे सकते हैं? नहीं, डीप सीक तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कभी भी नहीं कर सकते? ओपन सोर्स में तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। उनको इतना नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन है ना वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। देखिए, चैट जीपीटी हो गया, आपका क्लाउड हो गया, आपका ये परप्लेक्सिटी हो गया, ये देते हैं अपनी कीज़। ठीक है, ये आपको एक एक्सेस एक लिमिट तक देते हैं। ऑल तो इनको सब कुछ नहीं पता होता क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट दे हैव कंट्रोल समहाउ। डीप सीक हो गया या जितने भी चाइना के जो मॉडल्स हैं या फिर फेसबुक का लामा हो गया, ये जितने भी एआई के मॉडल्स हैं, इसमें इसको आप ट्विक कर सकते हो, इनको आप एडिट कर सकते हो, इनके ज़रिए आप अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इस पर पूरा कंट्रोल हैकर कर सकते हैं। कंपनी को पता भी नहीं होगा कि हैकर किस लिए यूज़ करें, क्या कर रहे हैं। आबिद साहब फरमाइए कि कितनी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है मौजूदा हालात में, दुनिया किस तरफ जा रही है, और फिर ज़ाहिर है कि हम तो अपने हिसाब से भी देखेंगे ना। पहले तो ये बताइए दुनिया किस तरफ जा रही है, ये जो सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाती है और यहाँ पे तो मामला बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, जिस तरह हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो एआई का टेक्नोलॉजी यूज के साथ बात, साइबर अटैक्स को करना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले होता था कि साइबर अटैक्स को करना डिफ़िकल्ट होता था, मुश्किल होता था, लेकिन अब साइबर अटैक्स को करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और एक परसेप्शन जो है लोगों में, जिस तरह मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए भी कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमें कौन अटैक करेगा, हमें कौन टारगेट करेगा। तो ये जो परसेप्शन है ये एक बनी हुई है। लोगों की अवेयरनेस भी इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से कम है। ये जो 3-4 चैलेंजेस है, डिजिटाइजेशन, यूज़ ऑफ एआई, लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से साइबर अटैक्स का जो दौर है, साइबर अटैक्स के जो राइज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दुनिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा राइज है और पाकिस्तान में भी, जिस तरह हमने रिपोर्ट का भी जिक्र किया, तो रिपोर्ट में भी यही चीज़ इंडिकेशन है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और हमें इसे डिटेक्ट करना, इसे प्रिवेंट करना एक खासा चैलेंजिंग काम है।
नहीं, हम तो एक तरफ तो हमारी अप्रोच ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं थ्रू डिजिटाइजेशन, थ्रू डिजिटलाइजेशन। हम तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। हमारा तो एक ये विजन है। तो ये विजन जो है ये किस हद तक आप समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या क्या होना चाहिए, इन आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए आबिद साहब? नहीं, विजन बिल्कुल, हमें जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है हमें भी उस तरह तरक्की करनी चाहिए, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर हम प्रॉपर स्टेप्स लेंगे, टेक्नोलॉजी को हम बंद नहीं कर सकते या उससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ। लेकिन यह कि हम अगर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेंगे, लोगों में अवेयरनेस होगी, डिफरेंट टूल्स होंगे, टेक्नोलॉजीज होंगी, जिस साइबर अटैक्स को रोका जाएगा, तो डेफिनेटली हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक जी चौधरी साहब, काशिफ तालिब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाइए कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो ये छुपी एक सलाहियत थी जिसका इजहार हमने 10 मई को किया, उसके बाद जो हमारे दुश्मन है वो कितने गियरअप हो गए इस हवाले से, और हमारी अपनी तैयारी क्या लग रही है आपको? आप तो ज़ाहिर है कि सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता है चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। काशिफ साहब। जी इमरान साहब, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। इसके अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर C1 C2 अटैक्स कैसे हों, अगर होते हैं तो उस सूरत में कैसे मेजर्स लिए जाएंगे, उनको काउंटर कैसे किया जाएगा। उसके साथ PK सर्ट के नाम से पाकिस्तान नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सेटअप की गई है, जो कि रिस्पॉन्ड करेगी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई साइबर अटैक होते हैं, और दे आर डूइंग जॉब एवरी डे। बिकॉज इसमें एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी डिजिटली, तो उसमें हम लोग बहुत डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ई बैंकिंग है, ई गवर्नमेंट है, ई वॉलेट्स हैं, तो उसकी वजह से अटैक भी ज़्यादा हैं। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे अवेयरनेस कम है और लोग जो साइबर हाइजीन है उसके बारे में इतना नहीं जानते। और मजे की बात है, पाकिस्तान का एक पॉपुलर जो पासवर्ड है वो पाकिस्तान 123 है। ठीक है जी, ये हमारी कौम का 70% लोगों ने ये पासवर्ड रखा होता है, पाकिस्तान 123, लाहौर 123, कराची 123। तो उसके लिए एक तो अवेयरनेस चाहिए जिसकी वजह से हैकिंग हो रही है। और फिर इसके अंदर हैकिंग की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी भी आप देखें बैंक्स की तरफ से जो कि बैंक के नाम पे बहुत मैसिव कैंपेन्स, इसे फिशिंग कहा जाता है टेक्निकल जुबान में, तो फिशिंग के बहुत ही ज्यादा मैसिव आपको भी रिसीव हो रहे हैं, और एवरी डे दे आर कमिंग, और डिफरेंट नंबर से आते हैं। आप उनको ब्लॉक करें जो भी, तो उसमें बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से उनका डाटा ब्रीच हो जाता है। व्हाट्सएप की हैकिंग बहुत कॉमन होती जा रही है। आपके अभी स्टेट बैंक ने एक नया सिस्टम जो कि ई वॉलेट का कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें 2 घंटे तक आपको इनकमिंग ट्रांजेक्शन जो है वो आप आगे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई आपको पैसे ट्रांसफर करता है तो 2 घंटे तक आपको वो आप पैसे वसूल शुदा पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कॉल दिस कूलिंग टाइम। वो कूलिंग टाइम है। इसी तरह अगर बैंक के ऐप्स के पासवर्ड चेंज करते हैं तो पासवर्ड को आप दोबारा ऐप इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरह के मैय से ये है कि फौरी तौर पे हैकिंग के जो इम्पैक्ट आ रहा है या लोगों को पता चल जाता है शुरू वाले 1-2 घंटे में, तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करके ओवरकम कर सकते हैं। और चूंकि अब हमने रहना भी है, हमारे रीजन में भी बहुत एक्टिविटी है, चाइना में बहुत एक्टिविटी है, इंडिया भी एक्टिव है, इंडिया पे प्रेशर बहुत है 10 मई के बाद से। तो पाकिस्तान ने एक तो मिरेकल करके दिखाया है इस सारे काम में कि वर्ल्ड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पाकिस्तान हैज सच काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, एंड दिस इज टोटली अ लोकल सॉर्ट ऑफ ब्रेन जो कि जिसने सारा कुछ किया। और आपको भी पता है बहुत सारी चीजें हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी एस्टोनिशिंग। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम किया, तो उसकी वजह से फिर हमें वेलकम करना पड़ेगा। देखिए अटैक्स तो हर वक्त हो रहे हैं। अभी आपने जिस एंटीवायरस का जिक्र किया, इसने 5.3 मिलियन का जिक्र किया, बट इसकी अपनी जो इंस्टॉलेशन है या रीच है पाकिस्तान के अंदर वो 10 से 15% है। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई कर लें कि दिस इज समवेयर अराउंड हम तकरीबन 50 से 60 मिलियन अटैक्स की बात कर रहे हैं, या इससे भी ज्यादा की बात करें, क्योंकि जो एंटीवायरस नहीं पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जनाब आप इंटरनेट जो है स्पीड है वो स्लो पिछले दिनों जो हुई थी बहुत ज़्यादा, जो उसमें डिले था, और उस हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब ये फायरवॉल तो कुछ ऐसा था कि अब चीज़ें महफूज हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सियासी उसकी तरफ भी चली जाती हैं। लेकिन जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जो सिक्योरिटी के हवाले से वो मैटर मैं उनके पास ज़रा जानना चाह रहा था। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। ताहिर साहब, 2-3 चीज़ें मैंने वेरी क्विकली आपसे पूछनी है। पहले तो ये कि पिछले जब आप प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था कि कराची में जिस वक्त जिस तेज़ी से ई चालान हो रहे हैं और अगला अटैक जो है वो हैकर्स का वो ई चालान होगा कि आपको जो है वो मैसेज आएगा, उसके बाद एक लिंक दिया हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपकी चीज़ें हैक हो जाएंगी। मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं लोगों को, ज़रा बताइए क्या ये वही चीज़ है? थोड़ा सा इस पर ज़रा एक्सप्लेन। बिल्कुल ये वही है। बेसिकली हमने एक्सेस दे दी ना, हमने लोगों को एक वे दे दिया कि आप किस तरह से है। देखें, हम एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हम जो नॉर्मल लोग हैं हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है ये की, हाँ। ना हमें इतनी पता है, क्योंकि हमें लगता है हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। बट जितने भी स्कैमर्स और हैकर्स हैं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो फ़ौरन से उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जब ई चालान आएगा, जब उनको पता लगेगा कि ई चालान SMS के ज़रिए आ रहा है या व्हाट्सएप के ज़रिए आ रहा है, तो उनको तो एक पाथ मिल गया, वो वही अप्रोच करने का। नहीं तो उसमें क्या, किस चीज़ से बचना है हमें? इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बाकायदा एक कैंपेन रन करे और बताए कि अगर आपके पास कोई SMS आता है, आपके पास कोई व्हाट्सएप आता है, तो इसके ज़रिए आपको जो है कोई भी लिंक नहीं खोलना, कोई भी आपने कुछ भी पे नहीं करना, जो भी पे करना है। एक तो था बाय मिस्टेक, चले किसी ने लिंक खोल दिया, अगर वो लिंक खोल दिया तभी से प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाँ, नहीं, उनको बताएं कि एक SMS दिखाएं कि हमारे SMS का फॉर्मेट ये है कि आपने अगर चलान देखना है तो ऐप में जाके देखना है, आप डायरेक्ट लिंक में दे ही ना, SMS के ऊपर नहीं खोले, खोले नहीं और उसमें रखे नहीं आप लोगों को, और गवर्नमेंट देती भी नहीं है ऐसे। हाँ, आप हैकर को एक्सेस ही ना देके वो खोले, सही है। उनको बोलेंगे आपको बस आएगा कि आपका चलान हो गया, गो टू द ऐप और जाके देखो कि तुम्हारा क्या चलान हुआ है। ठीक है जी। आबिद साहब, आपके एक्सपीरियंस पे रहा कभी इस्लामाबाद में इस तरह का? कराची में तो इस तरह के आ रहे हैं मैसेजेस लोगों को? जी बिल्कुल, ये फिशिंग लिंक्स जो जिस तरह अभी जिक्र हो रहा है, ये तो सबसे मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये टारगेट ही ह्यूमंस और उनकी जो अवेयरनेस लेवल है उनको करता है। तो इस्लामाबाद, लाहौर, ये किसी सिटी नहीं, मतलब एक ये नेशन वाइड हमें इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए कि जब अगर कोई इनके पास कोई लिंक वगैरह आता है, मैसेज आता है, बेशक कॉल आती है, तो उन्होंने पहले वेरीफाई करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई ईमेल वगैरह से ओपन नहीं करनी, कोई डाटा नहीं सबमिट करवाना। तो थ्रू अवेयरनेस हम इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। ठीक। काशिफ साहब, ई चालान जो है वो लाहौर में भी हो रहा था, लेकिन कराची में भी, कराची में फ़र्क ये था कि जो आपके यहाँ 200 का होता है वो यहाँ 2000 का हो रहा है, लिहाजा लोगों ने जो है वो ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई और उन हैकर्स को ये एक बड़ा एक अप्रोच मिली, उनका एक्सेस मिला, या लाहौर में भी इस तरह की केसेस पहले हुए? जी, ये पहले हो रहे हैं। देखिए, ये उनको नया मीडियम मिल गया जिसमें चलान है। बेनज़ीर रिक्रूट सपोर्ट एक बहुत बड़ा मीडियम था जिसके ज़रिए सारा कुछ किया जा रहा था। फिर बैंक्स के, जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है या आपके कोई और बैंक से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ से भी डाटा आपका लीक होता है, फिर आप फिशिंग सर्कल में आ जाते हैं और वो फिर आप पे अटैक करते हैं। तो ये तो मीडियम है। ये तो कल को कोई आज ई चालान है, कल को कोई और टेक्नोलॉजी जहाँ पे मैसिवली यूज हो रही होगी, लोग उसको उसके अंदर रैप करके, एक्चुअली फिशिंग तो ये है ना कि आपने किसी को फेक तरीके से, किसी और नाम से, आप काशिफ हैं नहीं, लेकिन आपने काशिफ बन के, या आप ई चालान की अथॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन आपने उसके बिहाफ नहीं, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है सर? गवर्नमेंट इसमें सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन कर सकती है खाली, या कुछ और एक्शन भी ले सकती है? क्योंकि वो नंबर्स तो आ रहे हैं ना, जिस नंबर से आपके पास, वो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? उनको ट्रेस करके नहीं पकड़ सकती? जी बिल्कुल, दोनों काम होने चाहिए। सबसे पहले तो जो मैसेज जितने भी निकल रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफी सख्ती की हुई है मैसेजेस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मैसेजेस कैंपेन निकलती हैं और नंबर ब्लॉक भी होते हैं। लेकिन उसके लिए कोई हमें सिंप्लीफाइड किस्म का तरीका चाहिए कि हम उन नंबर्स को कहीं रिपोर्ट कर सकें। और आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं अगर आप अपने ऑपरेटर की, तो उसको बता देते हैं बाद में वो कब तक उस पर इम्प्लीमेंट होता है। सो वी नीड सम क्विक, जिस तरह PTA ने जो ब्लास्फेमी के हमारे थे URL लिंक्स, वेब को स्टॉप करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया था। हाँ। यहाँ पे भी इस तरह का कोई रैपिड मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जाके आप रिपोर्ट करें, आप मैसेज कॉपी करें और वो अवेलेबल हो फौरी तौर पे ब्लॉक करने के लिए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। इसमें लोग एक्चुअली सादी सिम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनकी सिम ब्लॉक होती है, वो दूसरी सिम इस्तेमाल करके वहां से मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे गवर्नेंस के मामला जो है वो यहाँ पे ज्यादा टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है कि ऐसी सिमें इशू ना हो, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। और ठीक है, आप आवाम को अवेयरनेस जरूर दें, लेकिन जो गवर्नमेंट के काम करने के वो पहले होने चाहिए। ताहिर साहब, मुझे ना 2 दिन पहले किसी ने कॉल किया, जस्ट एक रैंडम नंबर था, मोबाइल नंबर था, एंड द गाय सेड कि मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और कुछ
डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे डिलीवर करने, मैं फला फला कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी का नाम बताया, अभी बताया कहाँ दूं। मैंने कहा मतलब मेरा क्या एड्रेस लिखा है, पहले तो बताया सेंडर कौन है। तो इस सेड नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। तो मैंने कहा भी आपको मेरा ऑफिस एड्रेस पता है, आप उसमें दे दें। कह रहे नहीं सर, मुझे कंफर्म करना है कि मैं इमरान सुल्तान से ही बात कर रहा हूँ या किसी और से कर रहा हूँ। तो आई सेड आपने मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया है, ये कंफर्मेशन सही नहीं है। देन ही रिप्लाइड कि आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए और वहां पे आपको जो है हमने ट्रैकिंग आईडी भेजी है, कंपनी ने ट्रैकिंग आईडी भेजी है, आप वो नंबर टाइप मुझे बताएं ताकि हम कंफर्म कर लें कि हम आपको ही भेज रहे हैं। और उसके बाद जो मैंने जाके देखा तो वहां पे तो बिल्कुल वो था कि मैं अपना मोबाइल कहीं पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ और मुझसे की पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो फिर मुझे जितनी भी सलाह बातें आती थी मैंने सारी वो सुनाई वहां पे उनको। एनीवे, इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं आईडी उसको दे देता, वो जो आपके पासकोड है उनको दे देता, तो क्या होता मेरे साथ? जो उसको जो एक्सेस चाहिए तो वो मिल जाती। अगर उसको आपका इट डिपेंड्स कि वो आपको फ़िशिंग किस लिए कर रहे हैं। फ़िशिंग के भी कुछ लोग बैंक के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोग ये चलाने के लिए कर रहे होते हैं। अब उसका मकसद क्या था कि अगर उसके पास कौन सा मेलवेयर इंस्टॉल है कि आप उसको वहाँ देंगे, कोई आईडी देंगे, या उसके पास तो चॉइस तो उसकी हुई ना, फिर उसको क्या चाहिए? उसको उसकी मर्जी, उसके पास तो सब कुछ है। आपने बेसिकली आपने अपनी सिक्योरिटी ब्रीच कर दी ना, आपने डेटा दे दिया उसको अपना, आपने उसको एक्सेस दे दी। उसके बाद तो हैकर की मर्जी है कि हैकर कितनी सलाहियत वाला है और क्या चाहता है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, काशी भाई भी करते एक बात करता है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला जो अभी है वो है पॉलिसी, गवर्नेंस से भी ऊपर। गवर्नमेंट एक पॉलिसी निकाले कि कोई भी कंपनी कोई भी ऐप निकालती है, कोई भी सॉफ्टवेयर निकालती है, उसका लिंक उसकी पेमेंट लिंक के थ्रू होगी नहीं। यानी कि आपने एक ओवरऑल एक आपने यूनिवर्सल निकाल दिया। आप सिर्फ SMS में डिटेल देंगे और बंदा खुद जाके उस ऐप में जाके लॉगिन करके चेक करे। फॉर एग्जांपल जैसे UBL है, फॉर एग्जांपल कोई भी है, मैं कोई ऐप निकालता हूँ और मैं पेमेंट के लिए कोई लिंक दे रहा हूँ, जैसे मल्टीनेट अपनी पेमेंट का लिंक भेजती है, ठीक है, कि आपने पे करना है तो क्विक पे से पे कर दें, ईमेल में आता है। तो गवर्नमेंट ये निकाले कि भाई आप जो है ना बेसिकली कोई भी लिंक नहीं सेंड करेंगे। आपके पास आप वहाँ उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरह से जाना है, करना है, quickpay.com की साइट पे जाओ, वहाँ जाके बिल जमा करा दो, बस। तो आप जब ये पॉलिसी निकालना शुरू करेंगे और इसकी अवेयरनेस देंगे तो अल्टीमेटली लोगों को पता लग जाएगा कि भाई अब हमने कोई लिंक क्लिक ही नहीं करना, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ ही नहीं है। इफ समवन इज से कि ये लिंक क्लिक करो या ये कुछ करो, सिंपल एक बेंचमार्क ये रखें कि किसी भी लिंक को आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, नहीं देना। जी आबिद साहब, क्या आप समझते हैं कि एक अच्छी सजेशन है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से और हुकूमत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा आयद होती है? बिल्कुल, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है और साथ ही जो लोग हैं उन पर भी जिम्मेदारी काफ़ी आयद होती है। हुकूमत बेशक जो मर्जी काम कर ले, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूँ, हम बेशक अपनी कंपनी में या जो भी टूल्स वगैरह लगा लें, टेक्नोलॉजी जिस हद तक इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी कोई अनअवेयर रह जाए, अवेयरनेस उसमें ना हो और वो अपनी गलती से ना सिर्फ खुद के लिए मसला बन सकता है बल्कि अपने साथ बैठे 8-10 पूरी कंपनी का डाटा भी वो डुबो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर उनके पास कोई ईमेल आती है, SMS आता है, कॉल आती है, तो उन्होंने पहले वेरीफाई करना है। फिर जिस तरह आपने खुद अपनी एग्जांपल दी, आपने वेरीफाई करना है, फिर कोई डाटा वगैरह सबमिट करवाना है। तो हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल जिम्मेदारी है और हुकूमत की तरफ से पॉलिसी की भी जरूरत है और साथ ही लोगों के भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवेयर रहें। ठीक, काशिफ साहब, अभी जो आप पंजाब फॉरेंसिक लैब की बात कर रहे थे और जो मुमकिना तौर पर या जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब उनका डेटा ब्रीच हुआ, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, तो वहाँ पे तो जाहिर है कि फिर वो सरकारी अगर इदारा है तो सरकारी अरेंजमेंट्स वहाँ पर हुकूमती अरेंजमेंट्स होने चाहिए ना उससे निपटने के लिए। तो जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और अब अभी ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब आना चाहिए कि किस किस्म की ब्रीच हुई है। इस बात को 5 दिन गुजर चुके हैं। 10 तारीख को उस ग्रुप ने क्लेम किया, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि ये हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ बिग क्लेम दैट 900 GB डाटा हैज बीन रैंसम्स। तो इसको तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है और दिस इज अ फेक न्यूज और दिस इज, बट द ग्रुप इज क्वाइट रिलायबल। जिन्होंने रिपोर्ट दी है तो उसको देखना चाहिए, हुकूमत क्लैरिफाई करे कि हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, मजीद कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा इस वक्त हमारे पैनल से मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए जो कि इतना टैक्स हैवी नहीं है और अगर है भी तो उसको इन चीज़ों की डिटेल इतनी पता नहीं है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। ताहिर साहब, वो जो पहले बात की जाती थी कि यूएसबी जो है उसके थ्रू वायरस भी होता था, फिर ये कि डाटा ब्रीच भी हो जाता था, फिर डीवीडीज भी और सीडीज भी, अब तो ये सारी चीज़ें डिप्लीट हो चुकी है, तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो एसएमएस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल्स, ठीक है। अब सोशल मीडिया मिसाल के तौर पर फेसबुक अगर कोई यूज़ कर रहा है, जो इंस्टा यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे कैसे, किन चीज़ों से मोहताज रहने की ज़रूरत है? आपको मैं बताऊँ, पूरा नेटवर्क है। एआई के ज़रिए लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं कि अगर उन्होंने आपको हैक करना है तो दे विल मॉनिटर यू कि आप किसके कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, किसके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे। फेसबुक में वो उन लोगों की लिस्ट बनाएगा 50, 60, 100, 200 कि किसी एक को हैक कर लूँ, उसके ज़रिए फिर आपको कोई इमेज या कोई चीज़ सेंड करेगा और आपको हैक करेगा। एंड इसको जो करने मतलब आपका कोई ट्रस्ट वर्दी है, उसने आपको ईमेल किया, आपने वो ईमेल खोली और आप फंस गए, या आपने कोई इमेज सेंड करी। अब पहले ज़माने में हमें .exe फाइल आती थी, .md आती थी, तो हमें पता होता था कि ये वायरस है। अब तो पीडीएफ के जरिए भी वायरस आ जाता है। अब आपको इमेज के अंदर भी जो है प्रॉम्प्ट जो है इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब और ये सारा जो मैं आपको मरहला बता रहा हूँ कि अगर मुझे आपको हैक करना है और इतने लोगों को हैक करना है, ये एक हैकर के लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। बट एआई ने इसको आसान कर दिया। अब एआई ये वो खुद 24 घंटे काम कर रहा होता है, वो महीने या एक हफ्ते का काम जो है वो कुछ घंटों में कर लेता है। 400-500 लोगों में से कोई एक तो आपकी वो फाइल एक्सेप्ट करेगा, वो हैक हो गया तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपसे कुछ भी बोलेगा कि नहीं। लेकिन चले तमाम तर ऑड्स के बावजूद अभी कहा जाता है क्रिप्टो जो है, और इसका जो मेन एसेंस है आपके ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन। और मेरे ख्याल से वो एक जो है वो 5-6 हाउसेस के अंदर लिखी जाती है, अकाउंट्स के अंदर, उसको बिल्कुल ऐसा होता है। वो कब तक महफूज है? फिर ब्लॉकचेन तो महफूज, लेयर 1 तो महफूज है ही नहीं ना। लेयर 1 और ये जो ब्लॉकचेन के स्टार्टिंग लेयर्स थी ना, जिस तरह से ब्लॉकचेन बनी थी, वो तो बिल्कुल अभी, यानी कि मैं कल सोच रहा था कि जब आपने मुझे बताया था, मैं बताऊंगा कि 1 साल बाद होगी, बट रात को मैं पढ़ रहा था जो क्या नाम है BTC गोल्ड है, वो हैक हो चुका है। BTC गोल्ड हैक हो चुका है। एक ब्लॉक है BTC का, अच्छा। वो हैक हो चुका है। आपका इथेरियम क्लासिक जो है वो एकदम हैक हो चुका है। तो 1 साल में ब्लॉकचेन के जितने भी ये लेयर 1 वाले जितने भी हैं, ये तो इतना ईजी हो जाएगा हैक करना कि इसकी कोई किसी आम बंदा भी कर सकता है। अगर आप क्रिप्टो के ऊपर बात करें, क्रिप्टो जो है, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये हैक हो सकता है? क्योंकि बहुत इसके ऊपर काम, हमारी तो क्रिप्टो काउंसिल भी बनी है और बहुत सारी चीज़ें, दुनिया बहुत एडवांस इसमें आगे जा रही है। हर कुछ देखें, हैक तो कुछ भी हो सकता है अगर कुछ में कोई बंदा शामिल है। पहली बात तो ये है कि जैसे आबिद भाई और काशी भाई बात करें कि गलती इंसान से होती है, बट क्रिप्टो में एक चीज़ थी कि जैसे कि आपके जो एक्सचेंज होते हैं, जो वॉलेट्स होते हैं, उस पर जो पास कीज लगती हैं वो बहुत टेक्निकल थी। नॉर्मल कंप्यूटर जो अगर मैं हैक करता तो बहुत टाइम लगता नहीं होता। अब वो वॉलेट जो है इतने ज़्यादा मशीन और इतनी हैवी आ चुकी हैं, और आम बंदे को इतनी ज़्यादा मशीन की एक्सेस मिल चुकी है क्लाउड कंप्यूटर से कि अब इट्स नॉट सेफ। लोगों के वॉलेट हैक होंगे। लेयर 1 के जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स बने हुए हैं, क्रिप्टो कॉइन जो होते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि लेयर 1 का है? वो लिखा होता है, डिटेल में होता है। जैसे क्रिप्टो कॉइन बनता है तो वो अपनी ट्रांसपेरेंसी वो बताता है कि ये हुआ। जैसे आपके बिटकॉइन के जो भी अकाउंट 2018 से पुराने हैं, जो एक्सेस नहीं हुए अभी तक, वो सारे जो ब्लॉक्स हैं वो हैक हो जाएंगे, क्योंकि अभी नए ब्लॉक्स में बिटकॉइन ने कुछ अपडेट किया है। बट जिन्होंने अपने बिटकॉइन सेव करके रखे हुए हैं, सेल ही नहीं करें, वो अभी उसमें कन्वर्ट नहीं हुए, वो हैक हो जाएंगे। वो उसे बेसिकली BTC गोल्ड कहते हैं, वो ब्लॉक है, उसे BTC गोल्ड कहते हैं। इसी तरह इथेरियम ने भी अपने आप को अपडेट किया है, बट इथेरियम क्लासिक उसे कहते हैं कि जैसे कि मैंने इथेरियम बाई किया हुआ था और मैंने 5 साल पहले बाई किया था, मैं नहीं सेल कर रहा, बढ़ता है बाद में सेल करूँगा, तो मैं अभी मेरा नया एक्सचेंज में नहीं आया, मैं उसमें मैंने ट्रांजेक्शन उसमें से नहीं करी, तो वो भी अनसेफ है। उसके अलावा जितने भी आपकी छोटी छोटी एक्सचेंज हैं और जितने भी कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, या जितने भी कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं लेयर 1 में या इन पैटर्न्स में, ये तो 1 साल के अंदर इतना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना फास्ट एक्सेस आ गया है क्लाउड का कंप्यूटर का, जो 2 साल पहले हमारे पास जो था एआई के लिए जो हमने 2027 कहा था, वो 2025 आपको सिंपल ये बताता हूँ कि 2021 से 2025 में हर साल 2x स्पीड बढ़ रही है, और ये कहा जाता है कि 2025 से 2026 में 9x बढ़ेगी, यानी कि एक कंप्यूटर 9 टाइम्स बढ़ जाएगी स्पीड। तो आप सोचें कि वो स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, तो उससे आप क्या कुछ आबिद साहब क्या मतलब पिक्चर आपके जहन में आ रही है? क्रिप्टो के हवाले से पूरी दुनिया इसमें काम कर रही है, और जिस तरीके से अब ये हैकिंग के मामलात हैं, आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बड़ी थ्रेटनिंग है, बहुत एक अलार्मिंग है? जी, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हैक ना हो सके। हैक सब कुछ हो सकता है, बस ये कि अगर
ज़्यादा मेयर्स लिए हुए हैं, ज़्यादा टूल्स वगैरह इम्प्लीमेंटेड हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी है, तो हम अटैकर का और हैकर का जो काम है वो मुश्किल कर सकते हैं। जिस तरह बात हुई एआई की वजह से और आसान हो गई है, जिस तरह बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें ये भी हैक हो सकती हैं, सारा कुछ हैक हो सकता है। बस ये कि हम अटैकर का काम बेसिकली हम थोड़ा मुश्किल कर दें। जी, बात सारी यही है काशिफ साहब कि अब जो किस तरीके से हैकर्स के लिए मामलात को मुश्किल किया जाए। हमारे यहाँ तो जब हम सियासी तौर पर देखते हैं तो फायरवॉल भी लग जाती है और उसके बाद जो है इंटरनेट स्पीड बिल्कुल मर जाती है, तो हम कह देते हैं वो समंदर में वेल जो घूम रही है उसने तार काट दिए। ये असल जो वेल और मगरमच्छ तो ये लोग हैकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। काशिफ साहब। जी इमरान साहब, एक्चुअली जो आपने भी बताया, आपके साथ जो मामला पेश आया, इसके अंदर भी ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आज से 15-20 साल पहले जब बहुत ज्यादा हैकिंग के मामला सामने आए तो फिर एक नया मैकेनिज्म पूरी दुनिया में अपनाया गया जिसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, जिसमें यूजर को एक और कोड किसी और जरिए से भेजा जाता है और वो उसको वेरीफाई करता है और उसके सारा मामला, तो जिसमें सबसे ज्यादा फोन सामने आया कि फोन के ऊपर एक ओटीपी चला जाता है। अब ये क्लाइंट, ये जो यूजर है जिसे टारगेट किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को महफूज रखे और कम से कम इस काबिल बनाए अपने आप को कि वो अवेयरनेस हो, थोड़ी सी उसको खुद सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि कैसे वो ये जो मामला कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह आपको कॉल आई और आपको सस्पिशियस फील हुआ कि भाई आपको उसने पूछा और बाकी सारा कुछ डिटेल बता रहा है लेकिन देयर इज समथिंग फिशी, तो उसके ऊपर फिर आपने उसको वो अपना कोड नहीं दिया और बाकी आपने उसको मामले को पकड़ लिया। इसी तरह सादा लोग जो है वो इसकी ग्रिप में आ जाते हैं। और अभी बात की यूएसपी की भी, तो यूएसपी भी अभी भी एक मीडियम है जिसके लिए बहुत ज्यादा वायरसेस इधर उधर ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ठीक है। एंड लास्ट वर्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। सर, क्रिप्टो के ऊपर जो बात हुई, क्या इसका क्या मुस्तकबिल देखना है फिर हैकर्स के हाथों? इतनी तेजी से एडवांसमेंट हो रही है और एआई के आने के बाद जो चीजें चेंज हो रही हैं, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जिसे हैक ना किया जा सके। ठीक, तो यानी इसमें अवामी सतह पर, एक सारिफ की सतह पर एहतियात और हुकूमत की सतह पर जो है वो पॉलिसीज जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए। और जाहिर है कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तानी इसके ऊपर टारगेट नहीं है। इस पर हम तो शायद, मेरे ख्याल से क्या प्रोपोर्शन होता होगा हमारा पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो? कुछ 1% भी नहीं, 1-8% भी नहीं है। और उस पर जो है हम इतने परेशान हैं, लेकिन पूरी दुनिया की अच्छा एक कुछ और इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ रही है, मैं वो भी आपको बता दूं कि इसकी बाकायदा जो इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है ना हैकर्स की और सारी, तो उसमें टाइम लाइन भी आ रही है कि दिन का कौन सा ऐसा वक्त है कि जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है, पाकिस्तान के ऊपर उनका टारगेट ज़्यादा होता है तो या फोकस ज़्यादा होता है, तो आने वाले वक्तों में इसके ऊपर भी जो है वो देखते हुए हुकूमत को पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर अशरफ साहब कराची स्टूडियो में, आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और चौधरी काशिफ तालिब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो यहाँ पे इस वक्त बातें डिस्कशन में आई इंतहाई ज़रूरी हैं। इनफरादी तौर पर हम सबको जो है इस बात का, अपनी सिक्योरिटी को जो है वो खुद इसके ऊपर एक यकीनी बनाना होगा और हुकूमती सतह पर पॉलिसीज़ और अवामी आगाही इंतहाई अहम है। और एक बात जाते जाते मैं यकीनन यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि ई चालान के हवाले से जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि फर्दर डिटेल्स जो हैं इस लिंक पे जाके जो है वो चेक करें। इस ऐसी किसी भी मैसेज को इंटरटेन ना करें, ना ही कहीं से आपको कोई कॉल आए कि आपका पार्सल है और आप अपना नंबर कंफर्म करें ताकि हम आपको फर्दर कंफर्मेशन करें। इन तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ना आए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।